हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90 पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 3 और इसमें हम लोग बात करेंगे कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो से नहीं जुड़े हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों तक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैथ साइंस की क्लास को ले सकें। और साइंस की क्लास प्रातः रोज़ प्रतिदिन अगर देखा जाए तो 8 बजे से होती है शाम को, ठीक है। तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। जो भी बच्चे हैं वीडियो देखते हैं वो वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? वियोजन और अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है। और इसी का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, मैंने कल नहीं पढ़ाया था आपको, आज पढ़ा देता हूँ। उसको बोलते हैं हम लोग उभय अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है। कौन सी अभिक्रियाएं बोला था? उभय अपघटन अभिक्रियाएं। उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। उभय अपघटन अभिक्रिया। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, या फिर इसको अगर हम लोग बोल लें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर दो रह गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोला जाता है इसको। तो इसके अंदर क्या होगा? दो यौगिक होंगी, उनके आयनों के मध्य अदला बदली होगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? आयनों के मध्य। अब यहाँ पर अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करते हैं, डिफिनेशन इस तरीके से होती है कि जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली हो जाती है, वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? उभय अपघटन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? उभय अपघटन रिएक्शन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग बात कर लेते हैं उदाहरण की, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस में क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, ये साल्ट हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये वाला इसके साथ में चला जाएगा और ये वाला इसके साथ में चला जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से हो जाएगा? सॉरी, AgCl के साथ में जाएगा, AgCl के साथ में चला जाएगा और ये वाला इसके साथ में चला जाएगा। इसका अगर हम लोग तोड़ेंगे तो Cl माइनस में टूटता है और Na को तोड़ेंगे तो Na प्लस में टूटता है। यहाँ पर अगर हम लोग सिल्वर को तोड़ें तो सिल्वर जो होता है हमारा वो Ag प्लस में टूटता है और नाइट्रेट किस में टूटता है? NO3 माइनस में टूटता है। ये आप लोगों को कक्षा 9 में पढ़ाया गया है, आयनों के बारे में पढ़ाया गया था। तो ये प्लस वाला माइनस के साथ में चला जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ में चला जाएगा। इस तरीके से हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? देखिए ये दो यौगिक हैं, ठीक है। दो यौगिक या दो घटक मान लो, इनके ये आयन हैं, ठीक है, प्लस आयन और माइनस आयन, ठीक है। आयन को आवेश भी बोला जाता है। इनके आयनों के मध्य अदला बदली हो रही है, यानी कि दूसरे यौगिक का एक आयन पहले यौगिक के एक आयन से के साथ में चला गया और पहले यौगिक का एक आयन दूसरे यौगिक के एक आयन के साथ में चला गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा Ag सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। NaNO3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि किन्हीं दो यौगिकों के आयनों के मध्य अदला बदली होती है, ठीक है। किन्हीं दो यौगिकों के आयनों के मध्य अदला बदली होती है। और विस्थापन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोई भी यौगिक हो, उसका कोई भी परमाणु किसी अन्य परमाणु के माध्यम से उसको हटा दे, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि दो यौगिकों के आयनों के मध्य अदला बदली हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया हो गई। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। पढ़ेंगे अगला ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी रिएक्शन। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा क्या हो? निर्मुक्त होती है, तो वह क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि वे जो होंगी तो उनसे क्या हो जाएगा? ऊष्मा बाहर की ओर डिस्प्लेस हो जाएगी, यानी निकलेगी, ठीक है। तो वे सभी क्या कहलाएंगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, ठीक है। ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, पूरी चीज़ पढ़ लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो जाती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा क्या हो जाती है, निर्मुक्त होती है, तो वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं, ठीक है। जैसे होगा क्या कि जब हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा, और जल में क्या होगा, एनर्जी होगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, एनर्जी होगी। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा क्या हो जाती है, निकलती है, ठीक है, तो वे क्या हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई सभी को, ऊष्माक्षेपी। अब देखिए ऊष्माक्षेपी पहचानेंगे कैसे, यहाँ पर अगर एनर्जी प्लस में हो या फिर यही एनर्जी यहाँ पर माइनस में हो, इस पक्ष में अगर यही एनर्जी यहाँ पर माइनस में हो, यानी माइनस में अगर एनर्जी लिखी है तो वो कौन सी होगी, हमारी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होगी। अगर यही एनर्जी इधर प्लस में लिखी तो कौन सी हमारी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हो जाएंगे। दोनों तरीके से पहचान लेंगे, ठीक है। आगे अगर बात कर लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये अभिक्रियाएं होती क्या है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है, ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित हो जाती है, यानी ऊष्मा को लिया जाता है। ये एक प्रकार से मानिए ऊष्मा को क्या करते हैं, लेते हैं, काम यानी ऊष्मा अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा को ले लिया जाए, तो वो हमारी क्या हो जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सूखने का मतलब होता है सोखना, शोषी का मतलब होता है सोखना, यानी एनर्जी को सोख लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक उदाहरण से अगर हम लोग बात समझेंगे, ठीक है, उदाहरण से बात समझेंगे, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संपर्क करेगी तो इसके लिए संपर्क कराने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है, एनर्जी की हमको ज़रूरत होगी। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो इसके फलस्वरूप हमारा क्या बनाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो इसको बनने के लिए ये क्या हो जाएगा, एनर्जी लेना पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी क्या पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ये अभिक्रियाएं कौन सी हो जाएंगी, हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहचानेंगे कैसे, जो भी एनर्जी होगी वो इस पक्ष में प्लस में होगी और इस पक्ष में क्या होगी, माइनस में एनर्जी लिखी होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो इधर माइनस में होगी एनर्जी तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इधर प्लस में होगी तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर इधर वाले पक्ष में माइनस में है तो ऊष्माक्षेपी, इधर वाले पक्ष में प्लस में है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दोनों में, ठीक है, दोनों में सभी को डिफरेंट समझ में आ गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की अभिक्रिया। आगे है उपचयन, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया, और एक आती इसी के अंदर अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसको कहते हैं हम लोग उपचयन कहते हैं। उपचयन को अंग्रेजी में अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन लिखते हैं, ठीक है। अगर किसी भी यौगिक में या किसी भी पक्ष में या किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है, ऑक्सीजन की क्या हो बच्चा, वृद्धि हो, तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, आप उपचयन अभिक्रिया होगी, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन। अगर और अपचयन क्या बोलते हैं, रिडक्शन, रिड्यूस करना, ठीक है, रिडक्शन बोलते हैं। तो इसको अगर हम लोग बोलते हैं तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा भैया, ह्रास हो जाएगा, ठीक है, ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, हमारी अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो जैसे एक उदाहरण लिखा हुआ 2Cu, ठीक है, 2Cu प्लस O2, ठीक है, प्लस O2। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या हो गया, CuO2, ठीक है, हाँ इस तरीके से हो जाएगा 2CO, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2CO हो जाएगा, CuO।
तो यहाँ पर देखिए ये पहले में ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन आ गया, तो इस पदार्थ का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ बच्चा, उपचयन हुआ है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। इस पदार्थ में पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन बाद में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, यानी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। आगे बात कर लेते हैं अपचयन। अपचयन क्या होगा, जैसे अब यहाँ पर क्या है 2CuO है, अगर ये अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, और ये क्या हो गया 2Cu हो गया, प्लस में क्या हो गया H2O हो गया। ध्यान समझिए, इसमें पहले क्या था, ऑक्सीजन था, इसमें क्या था, ऑक्सीजन नहीं है, तो CuO का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए पहले हाइड्रोजन था, बाद में हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इस पदार्थ का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ठीक है, ये एक्चुअल में दोनों अभिक्रियाएँ एक साथ में होती हैं, ये दोनों अभिक्रियाएँ अलग अलग नहीं होती, दोनों अभिक्रियाएँ एक साथ में होती हैं। तो इन दोनों अभिक्रिया, जब दोनों चीज़ें एक साथ में हो तो उसको बोलते हैं हम लोग उपचयन, अपचयन। ठीक है, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, या अगर अंग्रेजी में बात कर लें तो इन्हीं को रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चा, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर प्रश्न में ये पूछा गया कि अपचयन या उपचयन अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो वह अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है और दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो क्या कहलाती हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं, या फिर को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अगर पेपर में इस तरीके से आता है कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो क्या कहलाती हैं, उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती हैं। अब आगे ये पूछता है कि अपचयन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या कहलाती है, हमारी अपचयन अभिक्रिया या फिर रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप सभी लोग बताएं। ठीक है, आप सभी लोग बताएंगे अगर आपके समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो आज के टॉपिक की अगर बात करें तो आज ये हमारा पार्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है, कल अगर बात करें कल के दिन, तो कल के दिन हम लोग टेस्ट करेंगे, रसायन विज्ञान का टेस्ट होगा। ठीक है, तो कल सभी लोग क्या काम करेंगे, पाठ 1 की पूरी तरीके से तैयारी करके आएंगे। हम लाइव टेस्ट आपका लेंगे। लाइव टेस्ट आप लोग तुरंत ही क्या करेंगे, छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में करिएगा। जो 1 लीनियर क्वेश्चन हैं आप लोग उसका भी कमेंट में करिएगा, और जो बहुत बड़े वाले थोड़े से बड़े क्वेश्चन रहेंगे उनको आप लोग फ़ोटो क्लिक करके फटाक से हमारे ग्रुप पे सेंड करिएगा, जितने भी लोग हैं। तो जितने भी लोग आज वीडियो देख रहे हैं वो एक काम करिए, हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। अब ग्रुप से ज्वाइन कैसे हो पाएंगे आप लोग, आपको नीचे मेरा ग्रुप का जो भी लिंक दिया रहेगा, उस ग्रुप के लिंक्स को आप जैसे क्लिक करेंगे तुरंत ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। और जब ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे तो जब प्रश्न आपके दिए जाएंगे, स्क्रीन पर आएगा प्रश्न, तो आप लोग उसको सॉल्व करके फ़ोटो क्लिक करके हमारे पास भेजिएगा तुरंत। ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 1 लाइन वाले क्वेश्चन रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आप सभी से करवाया जाएगा। ठीक है, तो कल का दिन आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी समय काफ़ी बाकी है। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चैप्टर हमारा आम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा बेसिक्स मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद में बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक मजबूत कर लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड चैप्टर का लिखा हुआ है आम्ल,
कॉमा क्षार व लवण। इसको अगर हिंदी में ये लिखा हुआ है तो अंग्रेजी में बोलेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्ल वगैरह की। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन क्या होता है। ठीक है, वैद्युत अपघट्य, ठीक है, वैद्युत अपघट्य, ठीक है, और वह वैद्युत अपघटन, ये चीज़ बात कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित किया जा सके, वह पदार्थ, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित की जा सके, क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा, वैद्युत अपघट्य या फिर इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। यानी वह पदार्थ जिनको जल में घोलने पर अगर उसमें विद्युत को डाला जाए तो विद्युत प्रवाहित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ है वही वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, अगर कुछ ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोल दो, अगर उनसे विद्युत प्रवाहित हो सके तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं या फिर वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं बच्चा, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और जो यह क्रिया होती है, यह क्या होती है, अपघटन कहलाती है। ठीक है, इस क्रिया को और यह क्रिया, ठीक है, यह क्रिया क्या कहलाती है हमारी, ये जो वर्क हुआ है ये कहलाती है हमारी वैद्युत अपघटन। ठीक है, क्या कहलाती है बच्चा, वैद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया, वैद्युत अपघटन। ठीक है, यानी वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित होगी वे वैद्युत अपघट्य कहलाएंगे, और यह क्रिया क्या कहलाती, विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन कहलाती है। यह इलेक्ट्रोलिसिस अंग्रेजी में बोला जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें कि ये हमारा एक्वस है, ये एक पदार्थ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको जल में घोला गया है, यानी इसका जलीय विलयन बनाया गया है। अगर इसकी बिजली प्रवाहित कराएंगे तो उसमें इस तरीके से पार्ट होगा, इस तरीके से काम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ पार्टों में टूटेगा। तो कैसे कैसे टूटेगा, ये H2 यानी हाइड्रोजन में टूट जाएगा और Cl2 में टूट जाएगा, यानी गैस में टूट, दोनों पे हमारे गैसें होती हैं तो गैसों में टूट जाएगा। तो HCl के जलीय विलयन में जब हम लोग क्या प्रवाहित कराते हैं बच्चा, विद्युत प्रवाहित कराते हैं, तो यह इसके अंतर्गत कौन सी अपक्रिया होती है, यानी ये अपक्रिया बताइए कौन सी अपक्रिया हो गई है, ये हमारी हो गई है अपघटन हुई कि वियोजन हुई है। ठीक है, तो ये हमारी अपघटन अपक्रिया हुई है। ठीक है, विद्युत अपघटन अपक्रिया हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जब HCl के विलयन में, HCl के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित कराएंगे तो H2 और Cl2 में क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें आगे है कि वैद्युत संयोजन का सिद्धांत के बारे में बात कर देते हैं। ठीक है, वैद्युत वियोजन के सिद्धांत। ठीक है, वैद्युत वियोजन के सिद्धांत। अगला है हमारा वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। तो देखिए, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आर्हीनियस। ठीक है, तो आर्हीनियस ने वैद्युत वियोजन की थ्योरी दिया था। ठीक है, उनका नाम क्या है, आर्हीनियस। आर्हीनियस, इनको अगर हम लोग देखेंगे तो शुद्ध भाषा में इनका अगर पूरा नाम लिखा जाए तो इनका लिखते हैं हम लोग स्वांटे। ठीक है, स्वांटे आर्हीनियस। सन अगर बात करें कि किस सन में इन्होंने दिया था, तो इन्होंने दिया था 1887 में दिया था। ठीक है,
1887 में इन्होंने क्या बताया कि वैद्युत अपघटन की क्रिया और वैद्युत अपघट्यों के गुणों को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे क्या कहा गया, वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहा गया। किस चीज को बताने के लिए इन्होंने किया था, वैद्युत अपघट्य की क्रिया और वैद्युत अपघट्यों के गुण। ठीक है, यानी वैद्युत अपघटन की क्रिया कि कैसे होगी, ठीक है, वैद्युत अपघटन की क्रिया, ठीक है, वैद्युत अपघटन की क्रिया और वैद्युत अपघट्यों की प्रकृति, ठीक है, वैद्युत अपघट्यों की गुणों, ठीक है, के गुणों के बारे में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिसे कहा गया है वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। ठीक है, तो सन याद रखिएगा सभी लोग, वैद्युत वियोजन का सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया था। किस सन में दिया था, 1887 में दिया था। ठीक है, अगर इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा था कि किसी वैद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर वह दो प्रकार से आवेशित कणों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जब कोई भी वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, वैद्युत अपघट्य, ठीक है, क्या भैया, वैद्युत अपघट्य है, उसको क्या करें, वैद्युत अपघट्य, तो वैद्युत अपघट्य के बारे में आप लोग जान गए होंगे। वैद्युत अपघट्य का मतलब है ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित हो। तो मतलब वैद्युत अपघट्य को जब जल में घोला जाएगा, ठीक है, को जब जल में घोलेंगे तो दो प्रकार से आवेशित कणों में टूट जाएगा। ठीक है, जल या फिर किसी अन्य विलायक में बात करें घोला जाएगा तो दो आवेशित कणों में टूट जाएगा। ठीक है, जल में घोलने पर, जल में या फिर अन्य किसी विलायक में, ठीक है, विलायक में घोलने पर, ठीक है, घोलने पर वह दो आवेशित कणों में टूट जाता है। ठीक है, आवेशित कणों में क्या हो जाता है बच्चा, टूट जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, यानी दो आवेशित कणों के कणों में टूटने को क्या कहते हैं हम लोग, आयनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आयनन बोला जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आयनन किसे कहते हैं, तो यही बताना है आपको कि जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है तो दो आवेशित कणों में टूट जाता है, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, आयनन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा, आयनन बोलते हैं या आयोनाइजेशन बोला जाता है, या फिर इसको हम लोग आयनन ना करके एक भी और नाम कह लेते हैं, विद्युत वियोजन। ठीक है, क्या बोल देते हैं, विद्युत वियोजन। ठीक है, विद्युत वियोजन के नाम से बोला जाता है। ठीक है, फिर समझ लेंगे कि जब वैद्युत अपघट्य को किसी जल या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है तो वह दो प्रकार से आवेशित कणों में टूट जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, आयनन कहलाती है या फिर विद्युत वियोजन कहलाती है। ठीक है, कैसे कहा गया कि भैया जब NaCl को एक्वस बनाया गया, किसी जल या किसी अन्य विलायक में घोला गया तो ये टूट गया। ठीक है, कैसे टूट गया, कैसे टूट गया भैया, Na में टूट गया प्लस में, और प्लस में क्या हो गया बच्चा, Cl टूट गया। ठीक है, तो जब किसी विद्युत अपघट्य को, ये क्या है, विद्युत अपघट्य, अगर इसको जल में घोलेंगे और विद्युत प्रवाहित कराएंगे तो आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। तो इसमें क्या किया कि जैसे हमने विद्युत प्रवाहित किया या फिर जल में इसको जैसे घोला किसी विद्युत अपघट्य को, तो ये दो प्रकार से आवेशित कणों में टूट गया। ठीक है, तो यही क्रिया क्या कहलाएगी, आयनन कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी बच्चा, आयनन कहलाती है। ठीक है, तो दो आवेशित कण कौन से होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ठीक है, एक को धनावेश बोला जाता है, एक को क्या बोला जाता है, ऋणावेश बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आज तक केवल इतना ही हम लोग सीखेंगे, चूंकि अब समय भी हो रहा है और ये तो हमने केवल ऐसे ही आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना, लेकिन एक्चुअल में कल जब आपका टेस्ट हो जाएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी बच्चे को अगर नहीं मालूम है तो उनसे एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, कि आज टेस्ट होने वाला है, लाइव टेस्ट रहेगा, तो सभी लोग अपने निर्धारित समय 8 बजे ही बैठेंगे। ठीक है, मैं 8 बजे आप सभी का टेस्ट लूँगा, ऑनलाइन टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने मोबाइल के साथ में, अपने पेन और कॉपी के साथ में बैठेंगे। मैं कल 8 बजे आप सभी का टेस्ट लूँगा, देखूँगा आप लोग को कितना आया है। अगर कोई भी दिक्कत है तो उस दिक्कत को मैं अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं तो कोई बात ही नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो अब जाते जाते आप सभी को बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सभी बच्चों को शेयर करें। जो भी बच्चे घर पे बैठे हैं या जिनके भाई या बंधु या जो भी देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं हमारा बच्चा भी अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आए तो स्कूल खुलने की सोचो मत, क्योंकि स्कूल कब खुलेगा ये कोई भरोसा नहीं। लॉकडाउन में मैं आपके लिए क्लास लेकर के आ रहा हूँ और मैं लाता रहूँगा, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए, जितने भी बच्चे हैं उन सभी को जोड़ो, हमारे ग्रुप से जोड़ो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये हमारा मैसेज है, ये हमारा वीडियो सभी को पहुंच सके, जो मतलब प्रॉफिट सभी को मिले। अच्छा है ना, सभी को प्रॉफिट भाई मिलना चाहिए, है ना। ठीक है, प्रॉफिट है, सभी लोग ले लो, है ना। ठीक है, अब चलता हूँ, आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। गुड बाय।